स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल जीआरसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला हिंदी का लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए, जिसको हम समास कहते हैं। इसके पहले हमने समास का भाग 1 कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि वो भाग आपको बेहद पसंद आया होगा। आज समास का दूसरा भाग लेकर आए हैं और आज समास को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। और समास किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो समास बहुत महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में आता जाता रहता है। सीधे रहो मर्दे, ठीक है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत स्कोरिंग मायने रखता है और इसका स्कोर किसी भी एग्ज़ाम में हमें सफलता दिला सकता है। तो कृपया आप इसे अच्छे से समझिए और इसे अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो हिंदी समझने में, हिंदी का समास समझने में बहुत ही आसानी होगा। इसके पहले हमने स्वर संधि के बारे में जाना, जो कि 5 प्रकार की होती है। अगर किसी ने इस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल जीआरसी टेक्निकल पर जा करके उस लेक्चर को देख लें और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। क्लियर है। आज हम चलते हैं हिंदी व्याकरण के दूसरे पार्ट पर, जो कि हमारा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है? जब कभी या जब किसी अवस्था में या जब किसी स्थिति में एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन से या एक व्यंजन का दूसरे स्वर से जो मेल होता है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। क्लियर है। और दूसरा क्या है? संधि के विविध भेदों को हम अनेक रूपों में या अनेक नियमों कानूनों से उसको प्रकट कर सकते हैं। और इस व्यंजन संधि को समझने के लिए लगभग में 12 से 14 नियम दिए गए हैं। जैसे कैसा नियम होता है? वो नियम होता है जैसे कि क कब ग में बदलता है, च कब छ में बदलता है, स कब स में बदलता है। क्लियर है ना। या फिर किसी वर्ग का, वर्ग मतलब कि क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं। किसी भी वर्ग का द्वितीय और चतुर्थी जो लेटर होता है दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का, वो हमेशा पहले, तीसरे और 5वें के अपरूपक होगा। क्लियर हो गया ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा एक बार और जान लेते हैं। जो परिभाषा हमने बताया उसको लिखित रूप में भी यहाँ प्रस्तुत है, देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है व्यंजन एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से, व्यंजन का दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल पर दोनों के योग से मिलने वाली ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि स्वर का स्वर से नहीं है, यहाँ पे व्यंजन का व्यंजन से और व्यंजन का स्वर से जो मेल होता है और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है? व्यंजन संधि के विविध भेदों को समझने से पूर्व उनके उच्चारण स्थान को समझना अत्यावश्यक है, जिसे हम निम्न तालिकाओं के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा जो उच्चारण स्थान होता है, उसी उच्चारण स्थान के आधार पर हम व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। अब ये उच्चारण स्थान क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कंठ, तालव्य, तालव्य, मूर्धा, है ना। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत। ये सब हमारे क्या हो गए? ये सब हमारे उच्चारण स्थान होता है। जैसे क वर्ग हमारा क्या हो गया? कंठ। त जो त हो गया हमारा क्या हो गया? तालव्य हो गया। देखो ट बोले तो हमारा ऊपर जीभ मार रहा है, ट, तो हमारा क्या हो गया? मूर्धा हो गया।
त थ द ध न, ये हमारा क्या हो गया, दंत हो गया। यानी जो हमारा दांत है उन दोनों दांतों के बीच में जीभ क्या टन टन जाकर के मार रही है, अर्थात त थ द ध न हमारा क्या हो जाएगा, दंत। उसके बाद एक और होता है ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ में क्या होता है हमारा, प वर्ग, यानी प फ ब भ म य, प फ ब भ म। क्लियर है ना, ये 5 लेटर जो होता है प वर्ग होता है वो हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ये जो हमारा उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। क्लियर हो गया, देख रहे हैं, बोलिए आप, प फ ब भ म। यानी जब हम इस शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारा होठ है वो दोनों एक दूसरे में सट रहा है, छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाता है, उच्चारण स्थान। उसके बाद अंतस्थ ध्वनि होती है, उष्म ध्वनि होती है, संयुक्त ध्वनि होती है, होते है ना। इन्हीं सबों के आधार पर ही हम व्यंजन संधि को समझ पाएंगे। क्लियर, ओके, आगे देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम क्या कहता है, थोड़ा समझ लेते हैं व्यंजन संधि के नियम। नियम फर्स्ट की हम बात करेंगे तो नियम फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ण की बात हो रही है, वर्ग में जो भी हो, जैसे वर्ग क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे क्या होता है हमारा क वर्ग, है ना, उसके बाद क्या होता है हमारा च वर्ग, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है ट वर्ग, फिर क्या होता है हमारा त वर्ग। क्लियर, फिर हमारा क्या हो जाता है प वर्ग। ये हमारा क्या हो गए वर्ग। वो अब क वर्ग में कौन कौन सा लेटर आते हैं, तो क वर्ग में 5 आएंगे, च वर्ग में भी 5 आएंगे, ट वर्ग में भी 5 आएंगे, त वर्ग में भी 5 आएंगे और प वर्ग में भी 5 आएंगे। क्लियर, इसको हम संयुक्त व्यंजन नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कंठ व्यंजन। क्लियर है ना। इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कैसे होती है, तो देखिए, एक वर्ग में 5 अक्षर आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 वर्ग हो गए और पांचों में 5 आ रहे हैं, यानी कि 25 हो गए। और यही 25 हमारे क्या हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या भी है, यानी किसी वर्ग के तीसरे और चौथे का मतलब अगर हम देखें क वर्ग, कौन सा वर्ग, क वर्ग। क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ग। आता है ना भाई, क ख ग, तीसरे नंबर पर ग है और चौथा यानी कि घ, ग और घ। क्लियर हो गया। अब उसके बाद दिया है या, ध्यान दीजिएगा, उसके अलावा क्या है, य र ल व या ह से या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग में, च को ज में, ट को ड में और त को द में और प को ब में बदल दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। कैसे, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, दिग्गज। दिग्गज, क्लियर हो गया। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा दिक्क धन ज
बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा दिग्गज हो जाएगा। क्लियर? यानी ये जो क है, ये क हमारा किस में बदल गया, ग में बदल गया। यही बात यहाँ समझा रहा है। अब उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए फिर क्या कह रहा है, कह रहा है व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होती है होगी वो हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वह हलंत ही रहेंगे। यानी कि जब व्यंजन से स्वर का मिलन होता है, किसका, व्यंजन का स्वर से मिलन होता है तो हलंत वर्ण में लगेगा। यानी जो व्यंजन और स्वर होगा तो हलंत में लगेगा, और अगर व्यंजन से मिलन होता है तो वो हलंत ही रहेगा। कैसे रहेगा आगे देखते हैं। देखिए, य के बाद यर के बाद य र ल व स स ह में से कोई एक व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है, म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे हम बात करें, क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, समधन योग बराबर संयोग, कहने का मतलब वही था, अनुस्वार और हलंत। क्लियर है ना, अनुस्वार और हलंत। यहां पर क्या कह रहा है, समयोग, ये जो है सम, क्लियर है ना, ये जो सम है प्लस योग है, ये जो म है ये कहाँ चला जाएगा, स के ऊपर चला जाएगा, और ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, संयोग। क्लियर है ना, क्या बन गया, संयोग। समझ में आ गई बात। यानी जब यहाँ म है, ये हलंत की बात कर रहे थे, अगर कोई स्वर के साथ हो तो हलंत में हो जाएगा, और वो व्यंजन के साथ है तो वो हलंत ही रहेगा। यानी कि जो सम है, योग है, जब इसको हम संधि करेंगे, मिलाएंगे, ये म क्या हो जाएगा, स के ऊपर, यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, संयोग। योग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसको जब जोड़ेंगे तो ये वाला जो हलंत है ये ऊपर चला जाएगा और म लुप्त हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल। समधनहार, समधनहार, तो ये क्या हो जाएगा, संहार। क्या है, समधन हार बराबर क्या हो गया हमारा, संहार। क्लियर। यानी ये जो है हमारा म है, जो है ये आधा म है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, और जब हार को सम में जोड़ेंगे तो ये जो म है ये अनुस्वार में बदल जाएगा, है ना, संहार, संसार, है ना, ये क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा। वही है जो हमारा दूसरा है संवाद, यानी कि सम, सम इसी को ले लेते हैं प्लस वाद ले लेते हैं। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, संवाद। समझना की बात। यानी ये जो माँ है वो फिर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम व्यंजन इसको बोल रहे हैं, ये व्यंजन है ही, तो जो ये हलंत है ये हलंत में ही रहेगा। समझ में आ गई बात ना। आगे देखते हैं, समधन सय, समधन सय बराबर संशय। यहाँ पर भी जो म है वो ऊपर चला गया, क्या हो गया हमारा, संशय। उम्मीद करता हूँ कि ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा।
इस तरह का अगर जब कभी भी अगर स के ऊपर या म के ऊपर या किसी भी अक्षर के ऊपर अगर अनुस्वार आ गया तो उसको समझ लीजिए कि यह व्यंजन संधि ही होगी। क्लियर? चलिए आगे क्या है? आगे है अगर किसी वर्ग के पहले, ये तो हो ही गया था ना, नहीं थोड़ा हाँ ये बाकी था। अगर किसी मतलब ये नेक्स्ट नियम है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ये नियम है, मान लीजिए नियम, ठीक। अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण च क च ट त प का मिलन न या म वर्ण या ङ ज ड़ न म के साथ हो तो क का अंग, च का ज, ट का ड़ तथा त का न तथा प का म में परिवर्तन हो जाता है। समझिए ऐसे क्या कह रहा है, किसी वर्ण का पहला वर्ग का पहला अक्षर यानी कि क, च, ट, त और प का मिलन न या म वर्ण यानी किससे, न या म वर्ण से होता है तो अंग य, ज, ड़, न, म के साथ हो तो, यानी कि मिलन इनके साथ हो या इनके साथ हो तो जो परिवर्तन होगा हमारा क्या होगा, क का अंग में हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, और च का ज में हो जाएगा, च का ज में हो जाएगा, ज का अरे ट का अड़ में हो जाएगा, यानी ट का अड़ में हो जाएगा, त का न में हो जाएगा, ठीक, और प का म में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी क अंग में बदल गया, च ज में बदल गया, ट अड़ा में बदल गया, त न में बदल गया और प म में बदल गया। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो प्रथम वर्ग होगा वो अपने ही वर्ग का अंतिम वर्ग से मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां ज नहीं होगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, है ना, मिस्टेक हो गया है उसमें टाइपिंग में, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा। अब सही हुआ, यानी अपने ही वर्ग के पहला वर्ग और अपने अंतिम वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे क अंग में बदल गया, च यहाँ में बदल गया, ट ड़ में बदल गया और त न में, उसके बाद प म में बदल गया। ये कब होगा, जब च क च ट त प का मिलन न या म वर्ण के साथ होता है, तब ये इस रूप में ये आ जाएगा। क्लियर? बस यही चीज ध्यान दीजिएगा। उदाहरण से हम समझ लेते हैं, जैसे क का अंग में परिवर्तन, दिक धन मंडल बराबर दिक मंडल हो गया, दिक धन मय, वाक धन मय, वाग्मय हो गया, प्राक धन मुख, प्राक मुख हो गया। क्लियर? यानी कि ये जो क है यहां पर लिखते हैं, वाक धन मय। क्लियर? ये क्या मिलकर हो गया, वाक, है ना, वाक्यमय हो गया। अब यहाँ पर क नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अंग होगा। क्या होगा,
अंग होगा वाक मय। क्या हो जाएगा? वाकमय। यानी ये क क्या हो गया? विलुप्त हो गया, उसके स्थान पर क्या आ गया? हमारा अंग आ गया। क्लियर? समझ रहे हैं ना? आगे देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं ट का ड़ में परिवर्तन। ट का ड़ में परिवर्तन कैसे होगा? सट धन मूर्ति बराबर क्या हो गया हमारा? सट मूर्ति। क्या आ गया? सट मूर्ति। यानी क्या हो गया? ट का बदलाव किसमें हो गया? टट्टू ट, ठठेरा ठ, डलिया ड, ढकना ढ और दुपाई अड़, यानी अड़ में हो गया। ये हो गया ना हमारा अड़। समझ में आ गया बात? यानी ये ट वर्ग का पहला अक्षर और ड़ जो है उसी वर्ग का अंतिम अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, और क्या है? त का न में परिवर्तन, वो भी देख लेते हैं। उत, जैसे यहाँ पर दिया सट मूर्ति, वैसे उत्धन मूलन। क्या हो जाएगा? उत्धन मूलन। उत्धन मूलन बराबर के उत्धन मूलन। ये जो हमारा त है, त थ द ध न, यानी वर्ग का पहला अक्षर त और उसी वर्ग का अंतिम अक्षर न, यानी क्या हो गया? उन्न मूलन। क्या हो गया? उन्न मूलन। क्लियर हो गया? यानी ये हमारा क्या हो गया? न किसके स्थान पर? इस त के स्थान पर बदल गया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी भी संधि खराब नहीं होगा। और आपका 1 नंबर पक्का बनना है, इसको भी ध्यान दे लीजिए। आगे देखते हैं। अब हमारा थोड़ा सा आ गया है विसर्ग संधि की परिभाषा, यानी विसर्ग संधि के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा विसर्ग संधि में कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दे लीजिए कि ये क्या होता है विसर्ग। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आज जब किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी होता है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। यानी कि ये बिंदी होता है, तो अगर उसी जगह पर ये बिंदी हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बात? चलिए, आ गया समझ में ना? चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएगा। अब विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है, ध्यान दीजिएगा, अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण। अब अगर हम इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो ये जो हमारा शब्द है ये गलत आ जाएगा, है ना? ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे अंतःकरण।
धन करण। क्लियर? तो ये जो हमारा त है, ये जो हमारा त है कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अंतकरण। अंतकरण हो जाएगा, यानी कि ये अनुस्वार हट जाएगा और ऊपर से ये भी हम ये विसर्ग हट जाएगा, ये अनुस्वार हट जाएगा। इसके स्थान पर बीच में ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अंतकरण। क्लियर? अब दूसरा देखते हैं हम उदाहरण इसका। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं क्या है? अंतःधनगत। क्या हो जाएगा? अंतःधनगत, है ना? अंतःधनगत। तो ये जो हमारा अंतःधनगत में अगर हम इसको मिलाएंगे तो जो इसमें उड़ंतुआ र हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये अंतर्गत। क्लियर है ना? किसमें हो जाएगा? अंतर्गत में हो जाएगा। वैसे ही अंतर्ध्यान, अंत में अंतर, अंतर्धन राष्ट्रीय बराबर अंतःराष्ट्रीय, है ना? आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? वैसे ही दूसरे इसके नियम के बारे में हम जानते हैं। क्या है? अगर किसी शब्द में विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग स हो जाता है, ट या ठ हो तो स हो जाता है, त या थ हो तो स हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीनों स के बारे में बात की गई है। वो तीनों स क्या है? वो है बड़का स, ये छोटा सा और षटकोण सा। क्लियर? ये तीनों का ही मेल बताया गया है। और वो कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। यदि विसर्ग के बाद की बात को हो रहा है, यानी कि इसके बाद हो रहा है, विसर्ग के बाद अगर च या छ आए, क्या है? च या छ आए तो ये इसका मेल हो जाएगा, यानी च और छ से बड़ा सा बनेगा। क्लियर? दूसरा बात क्या कह रहा है? ट या ठ से, ट या ठ, ट या ठ जब किसी विसर्ग के साथ आता है तो ये मूर्धनी से बनाता है, और जब त या थ आता है तो ये श्यार सा बनाता है। समझ में आ गई बात ना? चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका। कह रहा है निधन छल, यानी नि धन चल। क्लियर? क्या हो गया? निधन चल। तो ये मिलकर क्या बन गया? निश्चल, है ना? निश्चल, यानी ये जो च है किसके पहले आया है? विसर्ग के पहले आया है। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? उसका पहला अक्षर स में हो जाएगा। क्लियर? तो क्या बन गया हमारा? निश्चल। ठीक। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है? धनु धन टकार। क्या है? धनु धन टकार। किया? क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धनुष्टकार। धनुष्टकार। ये धनुष्टकार कैसे हुआ है? क्योंकि धा नु में न के बाद क्या आ गया है? जो हमारा ये विसर्ग दो लगा है उसके बाद
ये ट आ गया है, और ट में मैं बोला था कि जब ट और ठ का मेल हो वहां पर कौन सा स होगा, ये वाला स होगा। इसलिए यहाँ पर धनु में टकार जुड़ करके क्या बन गया है, धनुष्ट कार। समझ में आ गया बात ना। देखिए, जब कभी हम संधि पढ़ते हैं तो संधि को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए देखिए पहले हमें लेटर आना चाहिए, यानी क ख ग अ आ ई ये सब हमें भरपूर मात्रा में या पूर्ण रूप से आना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा उच्चारण अक्षर होता है, अनुस्वार, विसर्ग, कंठस्थ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, दंत ध्वनि, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ ध्वनि, है ना, संयुक्त ध्वनि, इसके बारे में अगर हमें जानकारी है तो हम संधि को बहुत इजीली और आसानी तरह से समझ सकते हैं। वैसा ही एक और नियम है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कहता है, मतलब एक और उदाहरण, निधनता। क्या है, निधनता। अब ध्यान दीजिएगा, जहां मैं बोला था अगर त आएगा, त या थ होगा, वहां पे स का उल्लेख होगा। समझ आ गई बात ना, किसका उल्लेख होगा, स का। तो निधनतार बराबर क्या हो जाएगा, निस्तार। समझ में आ गई बात, क्या हो जाएगा, निस्तार। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो संधि बहुत ही आसान हो जाएगी, जो किसी भी एग्जाम में हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है नियम, अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद बड़ा स, मूर्धन्य स या छोटा सा आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। क्लियर है ना, क्या होता है, वो अपने ही स्थान पर बना रहेगा। जैसे स स स आए तो विसर्ग अपने स्थान पर बना रहेगा या उसके बाद का वर्ण हो जाएगा। जैसे नी, धन, संदेह। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा, ये तो समाप्ति हो गया अपने स्थान पर, और ये हो गया निसंदेह, यानी कि डबल। निसंदेह, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नागना पट्टी पर, इसमें डबल स हो जाएगा, अपने आप में वो यथावत ही रहेगा। और क्या है, दुधन शासन, यानी कि दुधन शासन। क्या हो गया ये, दुशासन, यानी ये जो बड़ा सा है वो अपने मूल अवस्था में रहेगा, और ये जो हमारा विसर्ग है ये स्वतः समाप्त हो जाएगा, या दुशासन, दुशासन वो रहेगा लेकिन ये विलुप्त, यानी कि छुपे हुए अवस्था में रहेगा। आगे देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है कि अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, यानी कि विकार कोई नहीं होता है। जैसे रजह, धन कड़ह, क्या है, रजह, धन कड़ह बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रज कड़। क्या हो जाएगा, रज कड़, रजह कड़ हो जाएगा, रजकड़ नहीं रजह कड़ हो जाएगा। यानी कि
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वो कब होगा? जब विसर्ग के बाद क ख या प फ आए। क्या आएगा? क ख या प फ, यानी क आ गया विसर्ग के बाद, यहाँ प आ गया ना। अगर यहाँ पर फ होता यानी कि फान, समझ लेते इसको भी। क्या है? प यह धन, यहाँ पान है लेकिन हम इसको मान लेते हैं फान। क्या मान लेते हैं? फान। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान दिएगा, पय फान, तो ये हो जाएगा पय फान। पय फान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पय फान। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? पय पान, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? पय पान। फा तो हम अपने से जोड़कर बताए हैं समझने के लिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है? अगर संधि के समय विसर्ग के पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन, बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। यानी पर ध्यान दीजिए, अघोष और सघोष, अल्प प्राण महाप्राण जानते हैं ना, वैसे ही अघोष और सघोष होता है। घोष व्यंजन क्या होता है? अघोष व्यंजन क्या होता है? तो वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वो घोष होता है, और प्रथम तृतीय और पांचवा अघोष होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए क्या कर रहे हैं? मन धन भाव, मन धन भाव मिलकर क्या हो गया? मनो भाव, है ना। मनोभाव कैसे हो गया? विसर्ग से पहले अ आया हो, विसर्ग से पहले अ आया है, या बाद में घोष शब्द आया है, या ह या हो तो ओ में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मनः मनः धन भाव, भाव, भाव में आ बोल रहा है ना, अ यानी बड़ा आ बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? मनोभाव। यशोधनदा क्या हो जाएगा हमारा? यशोदा। ठीक, आ की बात आ जाएगी, आ जब आ जाएगा तो ये ओ में बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद ह आ जाए तो भी वो ओ में बदल जाएगा। क्लियर? अगला नियम देखते हैं। अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई घोष वर्ण नहीं हो, बाद में कोई घोष वर्ण न हो तो विसर्ग के स्थान पर र आ जाता है। यानी इसकी बात हो रही है, कोई अ न हो, यानी क्या दिया यहां पर? निधन गुड़, निधन गुड़, गुड़ 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 में ऊ बोल रहा है ना, आ नहीं आया है। क्या आया है? ऊ आया है। निधन गुड़, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा? र में। और क्या हो जाएगा हमारा? निर्गुण, है ना। बस छोटा छोटे बातों पर ध्यान देना है। दूधन उपयोग, दूधन उपयोग, लास्ट में देखिएगा दूधन उपयोग। यहाँ पे दू है और विसर्ग के बाद क्या है? ऊ है। ऊ किस में बदल गया है? र में। और मिलाकर क्या हो गया हमारा? दुरुपयोग। क्या हो गया है? लिख देते हैं बड़ा सा, दुरुप योग। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। क का ग में परिवर्तन, क का ग में परिवर्तन देख लेते हैं। क का ग में परिवर्तन कब होता है? वाक, जब कभी व्यंजन का स्वर में, जब कभी व्यंजन का स्वर के साथ यानी कि क में ई जुड़ जाएगा,
यानी क में ई जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ग बन जाएगा। अगर क में अ जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात ना। तो दिया क्या है, वाक धन ईस। अब वाक धन ईस, यानी यहाँ पे ई आया है और यहाँ पर क है, इन दोनों के वियोग को मिलाकर क्या बन जाएगा, ग, और हो क्या जाएगा, वागीस। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, ट का ड में परिवर्तन, ट का ट में परिवर्तन। यदि ट धन आ आएगा या ट धन या आएगा, या बस इतना ही समझिए, तो वो क्या बदल जाएगा हमारा, ड में बदल जाएगा। क्लियर है ना, यानी दिया सट धन आनन, है ना, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सड़ानन, सड़ानन क्या हो जाएगा, सड़ानन। क्लियर, वैसे ही सट धन यंत्र हो जाएगा षड्यंत्र। षड दर्शन बराबर धन षड्यर्शन, यानी ये उल्टा दे दिया, सट धन दर्शन बराबर षड्यर्शन, षड दर्शन। क्लियर, वैसे ही त का द में परिवर्तन कब होता है, जब त और अ का मिलन हो, त और अ का मिलन होगा तो हो जाएगा द में। त और अ का जब मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, द में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत धन आशय बराबर सदाशय, यानी कि यहाँ पे त सत धन आशय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें का त और इसमें का अ मिलकर क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, सदाशय। क्लियर है ना, क्या बन जाएगा, सदाशय, यानी त और अ को मिला करके द का निर्माण किया जाता है, यानी दोनों के मिलने से द उत्पन्न होगा। वैसे उत्धन घाटन बराबर उत्घाटन। अब इसमें आएगा कि इसमें अ कहाँ आया है, उत्धन घाटन, घा में आ बोल रहा है ना, इसको भी ध्यान देना है, उद्घाटन। क्लियर, नेक्स्ट नियम क्या कहता है, जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है। म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म की जगह पर मिलन वाले वर्ण का अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। क्लियर, यानी कह रहा है क से म तक, यानी जो स्पर्शी व्यंजन है, 2500 व्यंजनों की बात हो रही है जो क से म तक है। क्लियर,
उसमें ये कह रहा है कि जब क से म तक के किसी वर्ण के साथ मिलने पर म की जगह पर मिलने वाले वर्ण का अंतिम नासिक व कर्ण और यानी वर्ण बन जाएगा। यानी कि अगर म के साथ क से, यानी क किसके साथ किस मिलेगा, म से, म धन ऐसे क्या हो जाएगा, म धन क के मिलने से अंतिम वर्ण बढ़ जाएगा, यानी सम। इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ये है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है, अनुस्वार के रूप में होता है। यानी कि जब म और क मिलेगा तो ये सम हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, सम। जैसे उदाहरण है, क्या है, समधन कल्प, समधन कल्प क्या हो गया, समधन कल्प। अब इसको मिलने से हमारा क्या हो जाएगा, संकल्प। क्या हो जाएगा, संकल्प। यानी कि इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बन गया, अंग बन गया। और ये किसके ऊपर चला जाएगा, स के ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, संकल्प। क्लियर, आगे देखते हैं। म का च छ ज झ य के साथ मिलने पर क्या बनता है, समजीवन। वही बात है, उसके भी साथ मिलेगा तो वही बनेगा। जैसे सम धन जीवन हो जाएगा संजीवन। क्यों होगा, क्योंकि ये भी तो भाई हमारा स्पर्शी ही व्यंजन है, उन्हीं क से म वाले के बीच में का ही है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समधन जीवन बराबर समजीवन। और उसमें भी यही है, माँ का त थ द न के साथ होगा तो भी हमारा क्या जाए, समधन देह, सम धन देह क्या हो जाएगा, संदेह। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, संदेह। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, त से परे च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, ट ज ट या ठ होने पर, ट या ढ होने पर, ढ और ल होने पर ल बन जाता है। माँ के साथ यर ल व में से किसी भी वर्ण का मिलने से माँ की जगह पर अनुस्वार ही होता है। ठीक, यानी त को छोड़ करके परे च छ होने पर, च छ होने पर या ज झ होने पर या च ट या ठ होने पर, यानी जो शब्द दिया गया इनमें से कोई भी होगा। यानी देखिए, सम धन वत क्या हो जाएगा हमारा, संवत। क्या हो जाएगा, संवत। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यह भी सब के सब स्पर्शी व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, इसलिए इसमें भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। वही सेम चीज है इसमें, ध्यान दीजिएगा। जब कभी म के साथ किसी भी स्पर्शी व्यंजन का मिलन होगा तो वो चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार क्या ही रूप में होगा। और ये हमारा क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि
संधि जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबको सबसे पहले। आपको धन्यवाद, नमस्कार।